Hello and welcome to RP classes. Today we'll start with the first chapter of 11th physics, that is from the HSC textbook. Units and measurements. ये chapter जो है units and measurement. Let's start with the textbook. Whatever is given in the textbook. See now, whenever we are making any kind of measurement, जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उस हर एक मेजरमेंट के लिए, जैसा कि अगर हम when we go to the market to purchase the sugar, तो शुगर अगर परचेस करना है तो हम उसको क्या बोलते हैं? जो दुकान वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? 1 लीटर शुगर देना, क्या बोलते हैं? 1 किलो शुगर देना, राइट ना? इफ यू गो टू परचेस द मिल्क तो उसको क्या बोलोगे? 1 डजन दूध देना, नहीं, क्या? 1 लीटर दूध देना, बराबर है क्या? इफ यू गो टू परचेज द गोल्ड तो उसको क्या बोलोगे? 1 गड्डी गोल्ड देना, नहीं, क्या बोलेंगे? तोला, ग्राम, मिलीग्राम में, राइट? इफ वी गो टू परचेज द व्हाट यू से बनाना, केला, तो उसको क्या बोलेंगे? 1 लीटर, नहीं, 1 डजन. तो हर एक चीज जिसको हम मेजर करते हैं, इफ आई वांट टू मेजर द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो एरिया का मेजरमेंट क्या होगा और उसका यूनिट क्या होगा? वो तो लेंथ होगा. अच्छा, एरिया इज मीटर स्क्वायर, बराबर है. सो एवरी मेजरमेंट दैट वी डू, इट विल हैव सम यूनिट. हर मेजरमेंट का कुछ यूनिट होगा, बराबर है क्या? सो व्हाट इज द यूनिट? यूनिट जो होता है इट इज द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी. जैसे मैंने अभी बोला कि शुगर शक्कर लेना है तो इट विल बी केजी. सो द स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट. यूनिट क्या होता है? इट इज द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी. पहला पैराग्राफ का लास्ट 2 लाइन है, उसको अंडरलाइन करो रेड पेन से, मार्कर से, हाईलाइट में से मार्क. द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी. फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट 2 लाइन्स, आई रिपीट, ओके? स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कर लिया, उसको अंडरलाइन कर लिया, ओके? अब उसके नीचे सिस्टम ऑफ यूनिट्स. There are different systems of units. ठीक है? अभी अगर मुझे ये लेंथ मेजर करनी है तो क्या हो सकता है वो लेंथ? या तो फिर अगर मैं लेट्स से आई विल यूज द स्केल. एक स्केल है, इसको क्या बोलते हैं? फुटपट्टी बोलते हैं ना इसको. दिस व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस? 1 फुट, बराबर है ना? तो अगर मैं ये डिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज 1 फुट, नहीं, दिस डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, नहीं, दिस डिस्टेंस इज 300 सेंटीमीटर, 300 मिलीमीटर. मतलब सेम लेंथ को मैंने 3 अलग अलग यूनिट्स में यहाँ पे लिख दिया है, बराबर है क्या? सेम लेंथ को मैंने. सो देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ दीज यूनिट्स. There are different systems. तो पहला सिस्टम जो है वो है CGS. CGS बोले तो तुमको ये था मेरे ख्याल से 9th, 8th, 10th स्टैंडर्ड में. CGS क्या होता है? CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, बराबर है? तो सेंटीमीटर किस चीज का यूनिट है? लेंथ. ग्राम मास एंड सेकेंड इट्स टाइम. ठीक है? तो ये हो गया पहला सिस्टम, CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. और एक दूसरा सिस्टम आपने देखा था, याद करके बता दो, जिसे कहते हैं MKS सिस्टम. MKS बोले तो मीटर किलोग्राम सेकेंड. मीटर मतलब क्या मेजर करते हैं? लेंथ. किलोग्राम मास एंड सेकेंड टाइम.
और एक सिस्टम जो होता है उसे हम कहते हैं FPS सिस्टम। FPS, F बोले तो फुट, पाउंड, सेकेंड, मतलब फुट इज इन लेंथ, पाउंड मतलब मास, सेकेंड इज यूनिट ऑफ टाइम। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब ये जो सिस्टम है FPS सिस्टम, इसके बारे में एक मजे की बात मैं आपको बता देता हूँ। FPS सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रिटिश सिस्टम। दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश पीपल। ठीक है। ये सिस्टम हम तो इधर बोलते हैं कि भाई अभी ये जो डिस्टेंस होता है दिस इज 1 फुट, लेकिन फुट जब FPS सिस्टम जब इंट्रोड्यूस किया था तो फुट इसको फुट क्यों बोलते हैं? तो उस टाइम का उनका ब्रिटिश कोई एक राजा था, वो राजा का भी एक जब चलेगा तो उसका एक स्टेप जितना लंबा वो 1 फुट। ऐसा जब उसको इंट्रोड्यूस किया गया था तब, तो वो फुट वहां से आता है कि ब्रिटिश राजा है, वो राजा जितना एक स्टेप लेगा चलते समय उतना 1 फुट। तो दैट वाज डिस्कार्डेड लेटर ऑन, बाद में उसको फुट के लिए 50 सेंटीमीटर जो है वो वाला यूज किया। बट नाउ आल्सो इफ यू सी द कारपेंटर्स या फिर जो कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले जो गवर्नडी मतलब जो मिस्त्री होते हैं, दे यूज दिस फुट। मेनी पीपल स्टिल यूज FPS सिस्टम। 1 फुट का 2 फुट का ऐसा अभी भी यूज है। पाउंड भी यूज करते हैं। देखो क्रिकेट की जो गेंद होती है, क्रिकेट का बॉल, वो इतने पाउंड का होना चाहिए, है ना। यार्ड्स बोलते हैं ना, क्रिकेट का पिच इतने यार्ड्स का होना चाहिए। तो वो सब FPS सिस्टम के मेजरमेंट्स है। ठीक है। ओके, सो एट सम प्लेसेस दिस इज स्टिल यूज्ड। और एक जो सिस्टम है, चौथा सिस्टम, फोर्थ सिस्टम, टेक्स्ट बुक में वहीं पे दिया है फर्स्ट पेज पे, दैट इज कॉल्ड एज SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल। SI सिस्टम इंटरनेशनल। और SI सिस्टम जो है वो MKS सिस्टम को ही अपग्रेड किया हुआ है, अपडेट किया हुआ है। दिस इज अपडेटेड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम एंड दिस इज द सिस्टम विच इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए इसको सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं, SI सिस्टम। दिस इज द प्रेफर्ड सिस्टम विच इज यूज्ड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, अब ये जो मेजरमेंट्स हमने दिए हैं, these are the measurements that we have used here। ठीक है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं कि भाई इसमें हमने सिर्फ लेंथ, मास और टाइम ही मेजर किया है। देखो इधर भी LMT यूज किया है, लेंथ, मास एंड टाइम। तो क्या सिर्फ लेंथ, मास और टाइम ही मेजर करना काफी है? नहीं। तो हमको तो बहुत सारे मेजरमेंट करने होते हैं। जैसे कि मुझे अगर इस रेक्टेंगल का एरिया मेजर करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, उसका यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, लेकिन अगर एरिया मेजर करना है तो उसके लिए मुझे उसका लेंथ मेजर करना होगा और ब्रेड्थ मेजर करना होगा। मतलब एक तरह से मुझे उसका लेंथ ही 2 बार मेजर करना पड़ेगा। तो एरिया मेजर करने के लिए मुझे 2 बार लेंथ मेजर करना पड़ता है। बराबर है क्या? Isn't it? तो इस वजह से यहां पर देयर आर the fundamental quantities, they are classified into 2 categories. They are classified into 2 categories. एक होता है fundamental quantities और दूसरे होते हैं derived quantities. Fundamental quantities क्या होता है? fundamental quantities, fundamental quantities जैसे कि मैंने अभी बताया कि एरिया को मेजर करना है तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि ये है लेंथ 1 और मैं इसको बोलूंगा लेंथ 2, तो 2 बार लेंथ मेजर करना पड़ेगा मुझे। सो लेंथ इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल क्वांटिटी और लेंथ से ये एरिया डिराइव किया जाता है। तो एरिया को हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। समझे? क्योंकि मेजरमेंट ऑफ एरिया डिपेंड्स अपॉन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेकिन लेंथ का मेजरमेंट जो होता है वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एरिया का जो मेजरमेंट होता है इट इज इक्वल टू लेंथ 1 इंटू लेंथ 2 या लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ऐसा बोल सकते हैं। सिमिलरली वॉल्यूम,
अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम के लिए मुझे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट लेना पड़ेगा, मतलब 3 अलग अलग लेंथ मुझे मेजर करने पड़ेंगे। इफ आई वांट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ दिस, इसका वॉल्यूम चाहिए तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ऐसे करना पड़ेगा, राइट? सो सिमिलरली आई कैन लाइकवाइज आई कैन से लेंथ 1 इंटू लेंथ 2 इंटू लेंथ 3। तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए मुझे लेंथ के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, आई हैव टू डिपेंड ऑन द लेंथ मेजरमेंट। सो इसलिए वॉल्यूम इज द डिराइव्ड क्वांटिटी, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेंथ। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी या स्पीड की अगर मैं बात करूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड के मेजरमेंट के लिए मुझे लेंथ और टाइम के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो हम पहले बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज की। व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज? दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend upon any other physical quantity for its measurement, जो दूसरे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। इज इट ओके? ऑलराइट, तो ऐसे 7 fundamental quantities are there. There are 7 fundamental quantities which are given there in the first table of the first page itself. What are those physical quantities? They are length, mass, time, आगे बोलो, temperature, electric current, luminous intensity, and amount of substance. ठीक है? लेंथ आपको पता है, मास भी आपको पता है। अब इन फंडामेंटल, these are the 7 fundamental quantities. These are the 7 fundamental quantities. Okay? और उनके जो यूनिट्स होते हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। उनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है उसको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। समझे? वहां पर जो पहला टेबल दिया है उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स और उस हर एक यूनिट का सिंबल दिया हुआ है। हर एक यूनिट का सिंबल दिया हुआ है। ठीक है? तो लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन kg, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, isn't it? Then temperature is measured in Kelvin. अब एक there are some rules, हम आगे जाके ये रूल्स भी देखने वाले हैं कि देखो kg का k जो होता है वो स्मॉल लेटर होता है, लेकिन टेम्परेचर का जो केल्विन होता है वो कैपिटल के होता है। उसके लिए ऐसा क्यों होता है? इसका कुछ रीजन है, आगे जाके हम देखने वाले हैं वो रीजन क्या है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। केल्विन साइंटिस्ट का नाम है, बल्कि साइंटिस्ट का नाम नहीं है। वेरी गुड। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, इसके लिए ये कैपिटल ए लिखा है, उसको सम्मान दिया जाता है, दे आर ऑनर्ड, तो इसको कैपिटल में लिखेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है पता है क्या? करंट तो आपको पता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अगर आप लाइट खरीदने जाते हो, बल्ब लाइट, मार्केट में जाओगे, समझो घर का बल्ब या लैम्प खराब हो गया तो उसका ट्यूब लाइट या जो भी है लेने के लिए, तो उसको अगर आप ठीक से पढ़ते हो उसके ऊपर उसका ब्राइटनेस कितना ज्यादा है वो उसको ल्यूमेंस में मेजर करते हैं, या फिर उसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला। द मोर ब्राइटर लाइट इज, उसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा होगा। कम ब्राइटनेस होगा तो उसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम होगा। कई बार लोग उसको वैटेज में भी, मतलब कितना पावर वो कंज्यूम करता है, 40 वाट का है, 30 वाट का है, वो भी बोलते हैं। तो चलो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज इंडिकेटिंग द मेजरमेंट ऑफ ब्राइटनेस एंड इट इज मेजर्ड इन कैंडेला। उसका सिंबल होता है CD। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल। मेरे ख्याल से ये टेबल आपके लिए था, स्कूल में था ये टेबल आपको, है ना? दिस वाज देयर। ओके, तो दिस इज अबाउट द फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स। टू रिफ्रेश, fundamental quantities are those physical quantities which do not depend on any other physical quantity for its measurement. They don't depend upon any other quantity. ठीक है? तो यहाँ पर फर्स्ट पेज, सेकेंड कॉलम, फंडामेंटल क्वांटिटीज, पहला पैराग्राफ, एंड फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा पैराग्राफ। अंडरलाइन कर लो उसको, हाईलाइट कर लो उसको, रेड पेन से, हाईलाइटिंग से, जो भी है।
physical quantities which do not depend on any other physical quantities for their measurement are known as fundamental quantities. Fundamental units क्या होते हैं? The units used to measure the fundamental quantities are called as fundamental units. और उसके नीचे का टेबल, ये तीनों चीजें आपको लर्न करनी है. ओके उसके बाद उसी के नीचे दिया है देखो डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड यूनिट्स. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड करते हैं, जैसे कि एरिया होगा, वॉल्यूम होगा, स्पीड होगा, डेंसिटी होगा. बराबर है क्या? डेंसिटी या फिर एक्सेलरेशन, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज दे डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट. हेंस दे आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज. इसलिए उसको क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज. तो यहाँ पर जो 1.2.2 दिया है डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड द यूनिट्स, उसका तीसरा लाइन विच डिपेंड ऑन, अंडरलाइन कर लो उसको वहां से, विच डिपेंड ऑन all some or all of the 7 fundamental quantities and can be expressed in terms of those quantities. These are called as derived quantities. उसके एग्जाम्पल में दिया है उन्होंने velocity, momentum. Is this okay? चलिए आगे चलते हैं. Go to the next page now. आप एग्जाम लिखते हो, पता है आपको? एग्जाम लिखते के टाइम पे आपका पेपर होता है, फुल हो जाता है, फिर आप उसको क्या मांगते हो? सप्लीमेंट मांगते हो. मांगते हो क्या? यू आस्क फॉर द सप्लीमेंट. तो इसी तरह से ये टेबल पूरा हो गया, लेकिन इस टेबल के पूरे होने के बाद यहाँ पर एक सप्लीमेंट लगा दिया गया है. ठीक है? इन एडिशन टू दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज देयर आर 2 सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज. सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज, ऐसे 2 सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज होते हैं या सप्लीमेंटरी यूनिट्स होते हैं. उसका पहला होगा प्लेन एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन. मैथ्स में मैथ्स 1 में आपको ये एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन. ठीक है? एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन एंड सॉलिड एंगल which is measured in स्टीरेडियन. स्टीरेडियन उसका सिंबल है. ठीक है? ये यहाँ पर दिया हुआ है. नेक्स्ट पेज नंबर 2 पर दिया है, देखिए. ठीक है? सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल. प्लेन एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन. अब रेडियन ये तो हम 11th के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं, मैथ्स 1 का, और ये हम 12th स्टैंडर्ड में देखने वाले हैं. मैं आपको दोबारा दिला दूंगा याद, देखते हैं अगर आपको याद रहती है बात. ठीक है? 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में, वहां पर हम देखेंगे सॉलिड एंगल को दोबारा. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूं सॉलिड एंगल क्या है, मैं आपको बता दूंगा. देखिए प्लेन एंगल की अगर मुझे एक्सप्लेनेशन देनी है तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि भाई वहां पे डायग्राम दिया है, सेकंड पेज पर डायग्राम दिया है, उस डायग्राम के सहारे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर this is the angle which is shown here, this is ds arc, this is radius r and this angle is d theta. तो ये जो एंगल होता है, दिस एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन, इसको हम कहते हैं प्लेन एंगल. जैसे हम अपने प्रोट्रैक्टर से दिखाते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री एक्सेट्रा. तो वो एक प्लेन के अंदर एंगल होता है जिसको हम कहते हैं प्लेन एंगल. ओके? अब मैं आपको बता देता हूँ, आइसक्रीम खाते हो आप? आइसक्रीम का वो जो कोन वाला आइसक्रीम खाते हैं कि भाई अगर ये आइसक्रीम है, आइसक्रीम का कोन है, बटर स्कॉच का अगर आइसक्रीम कभी खाया होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे चॉकलेट भरा हुआ होता है ना, इस बॉटम पोर्शन में उसके चॉकलेट होता है ना. नाउ ये जो एंगल होता है इसको कहते हैं सॉलिड एंगल. पूरा भरा हुआ होता है ना सॉलिड, इसलिए इसको सॉलिड एंगल कहते हैं. इट इज मेजर्ड इन स्टीरेडियन. ठीक है? नाउ व्हाट इज द सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल को हम डिनोट करेंगे डी ओमेगा से, एंड इट इज नथिंग बट दिस एरिया, ये एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर.
एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? दिस एरिया डिवाइडेड बाय इस रेडियस का स्क्वायर, और उसका ऐसा यूनिट होता है स्टीरेडियन, STR। समझे? एग्जाम्पल दिया है, देखो वहां पर सेकंड पेज में एग्जाम्पल दिया है, सेकंड पेज क्या एग्जाम्पल दिया है, मैं उस एग्जाम्पल को पढ़ के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन दिस। व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड? ये एरिया इतना सॉलिड एंगल यहाँ पर सबटेंड कर रहा है, ठीक है? व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ गिवन द डायमीटर ऑफ द मून इज दिस एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज दैट। देखिए ये है अर्थ, ठीक है, और यहाँ पर है समझो कि मून। अब यहाँ पर एक पॉइंट है अर्थ का, तो यहाँ से हम ऐसा एक कोन तैयार करेंगे। अब भाई मून का एरिया कितना हो गया यहाँ पे, अगर हम देखते हैं ये वाला एरिया मून का कितना हो गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द मून? यहाँ पर उन्होंने मून का डायमीटर दिया है क्या? डायमीटर ऑफ द मून इज 3474 किलोमीटर। कितना है डायमीटर? डायमीटर इज 3474 किलोमीटर, ठीक है? 3474 किलोमीटर, 3474 किलोमीटर मतलब रेडियस कितना हो गया उसका, डिवाइड बाय 2, तो 2 1 दा 2 7 दा 2 3 दा 2 7 दा किलोमीटर, रेडियस कितना हो गया उसका, बराबर है क्या? अब इतना किलोमीटर मतलब 1737 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब रेडियस कितना हो गया, देखिए अब इसका, लेट्स सी हियर कितना हो गया रेडियस, दिस रेडियस इज, अब ये डेसिमल में इधर लिखूंगा तो आएगा 1.737 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि ये 3 डिजिट और ये, तो 10⁻⁶ मीटर हो गया। दिस इज द रेडियस। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द मून? पाई आर स्क्वायर ना, एरिया ऑफ द मून क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर 1.737 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर, ये हो गया उसका एरिया। अच्छा, और उसका रेडियस कितना दिया है यहाँ पर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ, ये उन्होंने डिस्टेंस भी दिया है। कितना दिया है ये डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज गिवन टू बी, कितना दिया है ये डिस्टेंस बोलो, ये डिस्टेंस बोलो, कितना दिया है ये डिस्टेंस? 3.84 10⁻⁸ मीटर, 3.84 इंटू 10⁻⁴ मीटर, बराबर है क्या? नाउ व्हाट इज द सॉलिड एंगल व्हिच इज सबटेंडेड हियर? सॉलिड एंगल सबटेंडेड इज गिवन बाय दिस एरिया डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस है या ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब पाई 1.737 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इस डिस्टेंस का भी स्क्वायर 3.84 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशंस जो है वो हमको कैलकुलेटर से करने पड़ेंगे। I'll have to do these calculations by the calculator, scientific calculator से मैं कैलकुलेशंस अगर कर लूँ, ये मोबाइल में तो एक बार देख लो, चेक लो, तो ये आंसर क्या आएगा? पाई इंटू 1.737 to the power 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.84 to the power 4 का स्क्वायर, and that answer is 3.84 10⁻⁵ दिया है हमने, क्वेश्चन में दिया है 10⁻⁸, लेकिन यहाँ पर .84 10⁻⁴ 10⁻⁸ दिया है, पाई इंटू 1.737 10⁻⁶ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.84
power 8 plus 12. So it is 6.428. This is 6.428 into 10 the power minus 5 steradian. ये आंसर आना चाहिए. Okay, if I divide this by pi तो क्या आएगा देखते हैं. हाँ. अच्छा, बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है. अगर मैं पाई का वैल्यू वैसे ही रखूंगा तो ये आंसर आएगा 2.045 into 10 raised to minus 5 पाई. इसको पाई का वैल्यू मैंने अगर नहीं सब्स्टिट्यूट किया तो ये आंसर आ रहा है. देखो तो बुक में उन्होंने क्या दिया है, पाई प्रिंट नहीं किया है, सिर्फ भी आंसर प्रिंट किया है. तो वहां पर आपको पाई जोड़ना पड़ेगा, पाई, क्योंकि यहाँ पर पाई है ना. अगर पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आंसर आएगा, पाई का वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आंसर आएगा. प्लीज मेक करेक्शन इन द बुक आल्सो. उनको सही से लेटर भेज दो कि भाई तुमने पाई प्रिंट नहीं किया, उसको पाई को प्रिंट कर दो, अदरवाइज पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. दैट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक इन द बुक. प्लीज चेक दिस. इज दिस ओके? Is that clear? पेज नंबर 2 पर दिया है 1.2.3 कन्वेंशंस फॉर एसआई यूनिट्स. पहला कन्वेंशन है कि हर एक यूनिट के लिए सिंबल होगा. जैसे मीटर अगर मुझे लिखना है तो उसका सिंबल क्या होता है? m. क्योंकि मैं लिखूंगा 5 मीटर, मैं 5 मीटर पूरा लिखता हूँ. 5 मीटर 2 सेकेंड ऐसा लिखते हैं ना. तो सेकेंड इज द सिंबल फॉर सेकेंड. सेकेंड के लिए मुझे सिंबल है एस. समझे क्या? Isn't it? Right? दूसरा कन्वेंशन, फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ स्मॉल लेटर. फुल नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विथ, अगर मुझे मीटर लिखना है, पूरा लिखना है, तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई 5 मीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंबल्स भी लिख सकते हैं. ठीक है. 7 न्यूटन ऐसे लिखूंगा मैं. ठीक है. फुल, ये सही तरीका है. आई विल नेवर राइट 5 मीटर. नो, दिस इज रॉन्ग. समझे? आई विल नेवर राइट 7 न्यूटन, ऐसे नहीं लिखेंगे. समझे? सो व्हेनेवर आई एम राइटिंग द फुल यूनिट तो उसको मैं स्मॉल लेटर से लिखूंगा. तीसरा कन्वेंशन. ओके. सिंबल, और एक यहाँ पर सिंबल उन्होंने बताया है कि भाई सिंबल विच इज नेम्ड आफ्टर, इसी सेकंड पॉइंट के तहत ही उन्होंने बताया है सिंबल फॉर यहाँ पर उन्होंने पॉइंट ये बताया कि भाई ये हम सिंबल जो यूज करते हैं वो स्मॉल लेटर होगा, लेकिन अगर मुझे न्यूटन लिखना है, न्यूटन, तो इट इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, इसलिए उसको कैपिटल में लिखेंगे सिंबल में. इफ आई वांट टू राइट जूल, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो वो जूल इज द नेम ऑफ द पर्सन, सो उसको जे लिखेंगे. बराबर है क्या? अगर मुझे पावर का यूनिट लिखना है, पावर इज मेजर्ड इन वैट, इट इज नेम्ड आफ्टर जेम्स वैट, तो उसको मैं कैपिटल डब्ल्यू लिखूंगा. इज दैट क्लियर? सो व्हेनेवर इट इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, उसको हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था. थर्ड सिंबल फॉर यूनिट्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म. मतलब 20 न्यूटन लिखूंगा मैं प्लूरल फॉर्म, नॉट 20 न्यूटन्स. नो, उसका प्लूरल नहीं होता, 20 न्यूटन ही रहेगा. 5 मीटर नॉट 5 मीटर्स. नो, दिस इज रॉन्ग. दैट्स द नेक्स्ट कन्वेंशन. समझे? अगला कन्वेंशन नंबर 4, सिंबल्स फॉर यूनिट्स डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप्स. फुल स्टॉप या पंक्चुएशन मार्क नहीं होता. मतलब मैं उसको ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैं 25 kg लिखूंगा. आई विल नेवर से कि 25 kg का शॉर्ट फॉर्म है, इसके लिए कॉमा कुछ नहीं होगा ऐसे. नो पंक्चुएशन मार्क्स आते हैं आफ्टर. नंबर 5, the units of physical quantities in numerator and denominator
should be written as the ratio. For example, मुझे अगर एक्सेलरेशन का यूनिट लिखना है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, या तो फिर हम उसको लिख सकते हैं मीटर सेकेंड रेज़ टू माइनस 2, ये सही तरीका है। लेकिन उसको ऐसा नहीं लिख सकते मीटर पर सेकेंड, ऐसा नहीं लिखेंगे। Is that clear? Yes. We will not write it like this. Next, sixth convention. Use of combination of units on symbols for units is avoided when physical quantity is expressed by combination of two. The unit of joule is correct while यहाँ पर अगर मुझे 2 या 3 यूनिट्स कंबाइन करने हैं तो मैं वहां पर सिंबल ही यूज करूंगा। ओके, उसको मैं सिंबल का मिक्सिंग नहीं करूंगा कभी। मतलब अगर मुझे लिखना है तो मैं उसको लिखूंगा सही तरीके से, जूल पर केजी केल्विन। ऐसा नहीं लिखूंगा कि इधर मैंने जूल लिखा, फिर इधर केल्विन लिखा, इधर केजी लिखा। मतलब यहाँ पर सिंबल यूज किया और यहाँ पे नहीं किया, ऐसे नहीं। अगर सिंबल यूज कर रहे हैं तो दोनों जगह पर यूज करना है, ये उसका मतलब हो गया। Point number 7 there, second last point. A prefix symbol is used before the symbol of the unit. Thus, the prefix symbol and unit symbol constitute a new symbol. For example, तुमको पता है कि 1 मिलीसेकेंड क्या होता है? 1 मिलीसेकेंड हम उसको लिख सकते हैं 1 मिलीसेकेंड। That is nothing but 10 raised to minus 3 सेकेंड। छोटे छोटे उसके सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं। इज दिस ओके? ऑलराइट, इसको हम 1 माइक्रोसेकंड भी लिख सकते हैं, 1 माइक्रोसेकंड। दैट इज नथिंग बट 10 raised to minus 6 सेकेंड। सो दीज आर द वी से स्मॉलर सिंबल्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, उसको डबल सफिक्स नहीं लिखेंगे। मतलब हम इसको लिखते समय ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई 1 मिलीसेकंड तो इसको 10 raised to minus 3 2 बार लिखना है तो इसको 1 मिलीसेकंड, ये गलत है, ये सही है। समझ में आ गया? तो डबल सफिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ सिंगल सफिक्स यूज कर सकते हैं उसको। मिलीसेकंड नहीं करेंगे, सिर्फ 1 मिलीसेकंड या तो फिर 1 माइक्रोसेकंड। तो इसको 1 माइक्रोसेकंड का हम 1 मिलीसेकंड ऐसा नहीं लिखेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। दो और लास्ट वाला यहाँ पे पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। 8, देयर आर नो हाइफन्स बिटवीन द टू सिंबल्स। मतलब हम उसको लिखते समय मीटर पर सेकेंड ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन मीटर फिर स्पेस देके सेकेंड रेज़ टू माइनस 1, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। तो वहां पर हम पंक्चुएशन मार्क कोई भी नहीं डालेंगे, उसके डैश वगैरह कुछ नहीं रहेंगे। इज दैट क्लियर? So these are the conventions which are used for assignments. If you want, you can take the screenshot of this page. 1.6 पेज नंबर 6, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशंस क्या होते हैं कि भाई अगर मुझे वेलोसिटी का मेजरमेंट करना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, करेक्ट ना? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, isn't it? तो यहां पर कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज किए गए हैं? लेंथ एंड टाइम, बराबर है क्या? बेसिकली जब मैं किसी का डायमेंशन लिखना चाहता हूँ, तो डायमेंशन का मतलब ये होता है कि भाई फंडामेंटल यूनिट्स जो है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसके पावर क्या है एंड विच आर द बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। हम तो 7 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बराबर है। लेकिन उसमें से पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम, LMT। अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा L, इस T को मुझे ऊपर भेजना है, सो दिस इज L T raised to minus 1, ऐसा हो गया ना? और इसके अंदर मास तो है ही नहीं, तो अगर मुझे इसके पावर्स लिखने हैं, what are the powers of fundamental quantities here? L raised to 1, M raised to 0, T raised to minus 1. इसे कहते हैं the dimensions of velocity.
So how do we define the dimension? Dimensions are defined as the powers to which the fundamental units are raised. The fundamental units are raised to obtain the unit of that physical quantity. How do we define the dimension? It is defined as the power to which the fundamental units are raised to obtain the unit of that physical quantity. डेफिनेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेशन यहाँ पर सेकंड कॉलम में दिया है, हाईलाइट करके दिया है। द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, मार्क कर लीजिएगा उसको, लेकिन लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझ लीजिएगा उसको। ठीक है, पेज नंबर 6 पे सेकंड कॉलम में दिया है, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच the concerned fundamental unit must be raised in order to obtain the unit of the given physical quantity. थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके दिया है। इन शॉर्ट फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, 7। उसमें से ये पहले 3 इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि MKS मतलब MKS, CGS, FPS, इसमें उन्होंने लेंथ, मास और टाइम के बारे में ही तो बात कर रहे हैं वो। तो LMT का पावर क्या है? वो होता है डायमेंशन, एंड इट इज अ कन्वेंशन टू राइट इट इन द ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको ऐसे लिखते हैं। इज दैट क्लियर? तो LMT के जो पावर्स होते हैं उसको बोलते हैं डायमेंशन। इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे? LMT के जो पावर्स होते हैं उसको बोलते हैं डायमेंशन। समझे? तो उस तरीके से अगर मुझे डायमेंशन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के फाइंड आउट करने हैं, हम कर सकते हैं यहाँ पे। लेट अस फाइंड आउट। ये जो टेबल है उसके हम सारे डायमेंशंस फाइंड आउट कर लेते हैं एक एक करके। तो उसके लिए तुमको क्या चाहिए होता है? कुछ नहीं, उसके लिए अगर तुम्हारे पास यूनिट है ना उसका, तो बस हो गया। यूनिट चाहिए या तो फिर उसका फॉर्मूला चाहिए। बहुत सिंपल। क्या चाहिए? या तो यूनिट चाहिए या तो फॉर्मूला चाहिए। समझे? जैसे कि अगर मुझे चाहिए डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशन क्या होगा? मास का डायमेंशन हो गया m, बराबर है क्या? और वॉल्यूम इज इक्वल टू L क्यूब ना, LBH, लेंथ 1, लेंथ 2, लेंथ 3, बराबर है क्या? या तो आप इसको ऐसा बोल दो कि डेंसिटी इज नथिंग बट kg पर मीटर क्यूब। सही है? इज इट द यूनिट एंड इज दिस द फॉर्मूला? अब मुझे बताइए व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। kg माने मास, kg माने मास, एंड मीटर क्यूब मतलब लेंथ का क्यूब। तो मुझे अगर उसको LMT में लिखना है तो हम लिखूंगा L-3 m1t0। दैट्स इट। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। चेक करो वहां पे दिया है क्या? उस टेबल के लास्ट कॉलम में दिया डायमेंशन फॉर्मूला L-3 m1t0 इज दिस ओके। हम इसको कैसे पढ़ते हैं? L-3 m1t0। समझे? ऑलराइट। दूसरा, सेकंड फिजिकल क्वांटिटी, आई गो फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला या उसका आपको यूनिट पता है क्या? एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका यूनिट चाहे पता होना है आपको, या तो फिर फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। चलो बता दो मुझे फिर क्या आएगा ये। यस, मीटर। मीटर माने लेंथ एंड दिस इज टाइम स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे L1, मास तो है ही नहीं, T-2। दैट्स इट। इज दिस ओके? वही दिया है? हाँ वही दिया है। मोमेंटम पता है आपको? मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। करेक्ट। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये तो उसका फॉर्मूला हो गया। मास के लिए यूनिट क्या होता है? kg। और वेलोसिटी के लिए क्या होता है? वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। तो बता दो मुझे इसका LMT क्या होगा? दिस इज kg माने मास, मीटर इज लेंथ एंड सेकंड इज टाइम। तो उसको कैसे लिखेंगे? L1 m1 t minus। This is momentum. Is this okay? Yes. Force, अगला force,
फोर्स F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, एम बोले तो मास, मास इज मेजर्ड इन kg, ए बोले तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ओके, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम. चलिए, तो वेलोसिटी इज मेजर्ड इन D upon T. ओके, दिस इज d अपॉन टी एंड अपॉन टी मतलब दिस इज डिस्टेंस अपॉन टी स्क्वायर. तो इसका फॉर्म, इसका यूनिट क्या हो गया? Then हाँ, लेंथ बोले तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर. seconds. तो एक्सेलरेशन का आप डायरेक्ट ही याद रखो ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब मुझे इसके डायमेंशंस बताइए. kg बने kg माने mass. m, मीटर माने Then डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर माने टाइम. तो इसका क्या हो जाएगा बताओ? L1 1 m1 t minus 2. यू शुड बी एबल टू डिराइव दिस. पूरा टेबल आपको डिराइव करने का मैं पूरा डिराइव कर रहा हूँ, उसी तरीके से तुमको डिराइव करना है. अगला इम्पल्स. इम्पल्स आपको पता ही नहीं है. इम्पल्स तो मैं इम्पल्स को स्किप करता हूँ. वर्क, वर्क W इज इक्वल टू व्हाट? Fs. F इज इक्वल टू व्हाट? m. एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना? एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू, दिस इज m अपॉन t. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ऐसा तुम बोलोगे. मैं तो बोलूंगा एक्सेलरेशन का डायरेक्ट याद रखो. अब मुझे इसका यूनिट बता दो. मास kg, mass kg. डिस्टेंस बोलो. इसका Distance क्या length. आएगा? मास kg, kg. डिस्टेंस मीटर, Meter. टाइम स्क्वायर, s स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. तो दिस इज अगेन मीटर. बराबर है क्या? Yes. अब मुझे इसका LMT बताओ, डायमेंशन बताओ. kg माने Mass. मास, मीटर इंटू मीटर, मतलब लेंथ स्क्वायर, एंड टाइम का भी स्क्वायर डिनोमिनेटर में. सो दिस विल बिकम L2 m1 t minus 2. L2 m1 t minus 2. Is this clear? yes. Any doubts about this? Take the screenshot. ये तुमको पूरा टेबल खुद लिखना है, खुद डिराइव करना है. टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज. चलो बता दो मुझे अभी. अगला है काइनेटिक एनर्जी. Half mv square. काइनेटिक एनर्जी बोलो, उसका फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है भाई k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. अब ये उसका फॉर्मूला हो गया. अब मुझे उसका यूनिट बता दो. यूनिट क्या हो गया? हाफ का कोई यूनिट नहीं होता. m इज द मास. मास का यूनिट क्या होता है? kg. मास का यूनिट इज kg. बराबर है क्या? सो मास इज मेजर्ड इन kg. वेलोसिटी Velocity meter per second. मीटर पर सेकंड, लेकिन उसका स्क्वायर चाहिए. हो गया. अब मुझे उसका डायमेंशन लिखना है. क्या होगा उसका डायमेंशन बताओ? kg माने Mass. मास. मास के लिए m होता है. मीटर स्क्वायर, Length square. लेंथ स्क्वायर, एंड सेकंड स्क्वायर. Time square. सो दिस इज L2 m1 t minus 2. समझे? इजी. The next is pressure. Pressure. What is the pressure? Pressure फॉर्मूला बता दो. P is equal to F upon A. ऐसा दिया है क्या वहाँ पे? हाँ. अच्छा, ठीक है. तो what is F is equal to? F is m. F is equal to ma upon this. Now this A is for acceleration. This A is for area. बराबर है? इससे तुम यूनिट बता सकते हो या इसको आगे और सॉल्व करने का है? और करने का है. चलो बताओ कैसे सॉल्व करने का. दिस इज मास Mass. अपॉन एरिया. बराबर है क्या? Area is L square. हाँ, एरिया इज एस स्क्वायर. वो पता है मुझको. यूनिट लिखने का है मेरे पास. यूनिट आई वांट टू राइट द यूनिट फॉर दिस. एक्सेलरेशन का यूनिट आता है क्या तुमको? M upon S. हाँ, तो मुझे वही डायरेक्ट बता दो ना फिर यूनिट. m इज द मास. मास का यूनिट होगा kg. a इज द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? Meter upon second square.
मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर एंड ए इज द एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। अब इसमें से 1 मीटर कैंसिल हो रही है क्या, तो कर दो कैंसिल, तो क्या बचा फिर एजी और मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे आप उसका डायरेक्ट यूनिट लिखो या तो फॉर्मूले की मदद से यूनिट लिखो, लिख लिया। अब मुझे उसका डायमेंशन लिखना है, बता दो क्या होगा। केजी बोले तो मास, एल टी स्क्वायर। अब उसको बॉक्स में डालना है, L-1 M1 T-2। These are the dimensions of pressure. Is this clear? Any doubts about that? ठीक है, take the screen. लास्ट मतलब ये टेबल तो खत्म हो गया है, लेकिन मैंने 5वां जो था उसको स्किप किया था, that was impulse. ये impulse तुम्हारे लिए नया फॉर्मूला है, you don't know what is impulse. एग्जाम्पल अगर आपको बताना है तो भाई जब हम कीला nail when it is hammered, isn't it? So am I applying force? Yes. I would ask you कि अगर मुझे ये nail दीवार के अंदर भेजना है, तो there put the hammer. तो हैमर को मैं ऐसे पकड़ के ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा तो जाएगा क्या? You will start laughing. Why? Because वो नहीं जाता है। देखो ना, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और मैं उसको ज्यादा टाइम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, बट इट्स नॉट वर्किंग आउट। वो काम कब करता है? When you are hitting like this. Now just imagine कि ये जब हिट कर रहे हो तो what is the time duration for which the force is acting? That time duration is very small fraction of a second. Yes or no? Yes. Isn't it? And that will give you larger impact impulse. So यहाँ पर एक नया फिजिकल क्वांटिटी हम देख रहे हैं, impulse is equal to force into the time duration for which the force acts. आगे जाके हम एक चैप्टर में ये देखने वाले हैं आगे के, force into the time duration of the force. That is called the impulse. ये नया फिजिकल क्वांटिटी है तुम्हारे लिए, तुमने पहले नहीं देखा था, इसलिए मैंने उसको डिफाइन कर दिया, फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला बता दिया। अब यूनिट बताओ तुमको। या F इज इक्वल टू एम इंटू टी। यहाँ से आप मुझे उसका यूनिट बता सकते हो या उसको और सॉल्व करना पड़ेगा एक्सेलरेशन के लिए। M/s square. तो चलो मुझे बता दो यूनिट क्या होगा इसका। मास इज मेजर्ड इन केजी, एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दिस इज टाइम सेकंड। इसमें से 1 सेकंड गया तो क्या बचा? केजी मीटर पर सेकंड। अब मुझे उसका डायमेंशन बता दो। केजी माने मास, मीटर माने लेंथ एंड सेकंड माने टाइम। सो दिस इज L1 M1 T-1. Is this okay? If you refer the table, you will find that impulse के डायमेंशन एंड मोमेंटम के डायमेंशन क्या दोनों सेम है? जरा चेक करके बता दो। मोमेंटम का डायमेंशन क्या है? जो उस टेबल को देख के आप बता दो। करेक्ट, L1 M1 T-1। ये दोनों डायमेंशन सेम है क्योंकि इनमें कुछ कनेक्शन है जो आगे जाके हम देखने वाले हैं। ओके, दूसरा और एक बताना चाहता हूं यहाँ पे, वर्क एंड एनर्जी। वर्क का क्या दिया है डायमेंशन, बता दो मुझे। वर्क का डायमेंशन क्या है? रेफर करके बता दो। वर्क इज L2 M1 T-2, बराबर है क्या? और एनर्जी का बता दो, काइनेटिक एनर्जी सेम है क्या? L2 M1 T-2। इनका दोनों का भी सेम है, क्यों भाई? अच्छा, तुमने 9th या 10th स्टैंडर्ड में तुम्हारा जो फिजिक्स के जो चैप्टर था, उस चैप्टर का नाम हुआ करता था वर्क, पावर एंड एनर्जी था। चैप्टर का नाम क्या हुआ करता था? वर्क, पावर एंड एनर्जी। क्या आपको पता है कि वर्क और एनर्जी जो है दे आर इंटरकन्वर्टिबल? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्या बोलता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। तो एनर्जी को कंज्यूम करके ही तो वर्क होता है ना। सो एनर्जी और वर्क जो होते हैं दे आर इंटरकन्वर्टेबल
and both are measured in joule. What is the SI unit of energy? Joule. What is the SI unit of work? Joule. इसलिए तो दोनों के अगर यूनिट सेम है तो दोनों के डायमेंशंस तो सेम होने ही है. इज दैट क्लियर? Yes. बराबर है क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ एक्सपेंस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज पावर. बराबर है ना? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम. बट वर्क एंड एनर्जी दे आर इंटर कन्वर्टिबल. तो दोनों का यूनिट सेम होता है तो दोनों का डायमेंशन भी सेम आएगा. इज दैट क्लियर? वेल वी स्टॉप हियर टुडे. मेरे ख्याल से यहाँ तक हम आज देखिए, अभी हम यहाँ पर रुक जाते हैं. ठीक है.